अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़मीर हैदर। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ की प्री बजट ट्रांसमिशन। बजट की तैयारी ज़ोरों शोरों पे है। बजट 24-25 जो है वो तैयारी के मरहलों में से गुजर रहा है। बहुत सारी प्रपोजल्स आ रहे हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के। आज हम टेक्सटाइल सेक्टर पे बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो हमारी मईशत के लिए, इसको मेन स्टे कहा जाता है, यानी कि बैकबोन कहा जाता है पाकिस्तान की मईशत का और एक्सपोर्ट्स का भी। नाज़रीन, काफ़ी अरसे से तकरीबन कोई 8-10 साल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में नुमायां कमी नज़र आई है। और उससे पहले हम इंटरनेशनल ट्रॉफीज़ उठाया करते थे एक्सपोर्ट्स में, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो या कोई भी मुल्क हो। वहाँ से पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो एक रिकॉर्ड नंबर हुआ करता था, जिसमें बेड शीट्स और लिनन, मतलब एप्रल्स, गारमेंट्स, बहुत कुछ था। अब यकीनन हर साल की तरह इस साल भी एप्टमा ने भी अपनी जो है सजेशंस दी होंगी और टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड के बजट में क्या होना चाहिए। तो इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ इनाम साहब, चेयरमैन एप्टमा, और मेरे साथ मौजूद हैं ज़फ़र इकबाल सरवर साहब, ये टेक्सटाइल सेक्टर के एक्सपर्ट हैं। आप दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ इनाम साहब, आपसे शुरू करूंगा। आसिफ साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो मैंने अभी बात की कि कुछ अरसे से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में कमी वाक़या हो रही थी, अब क्या दोबारा कुछ बढ़ना शुरू हुई हैं? क्योंकि हमने देखा था कि जब पिछली हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, तो उस वक़्त भी टेक्सटाइल पे बड़ा फोकस किया गया और फिर फैसलाबाद की हमें एक आवाज़ आई कि यहाँ पे अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिवाइव हो गई है। अभी की सूरत हाल क्या है आसिफ इनाम साहब? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने जिक्र किया, उस दौर में न सिर्फ रिवाइव हुई थी बल्कि तकरीबन इंडस्ट्री में 30% एक्सपेंशन हुई। $19.5 बिलियन तक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पहुँच चुकी थी और उसको पहुंचने के बाद जो है वो नेक्स्ट टारगेट था 22-23 का और तकरीबन 26 बिलियन का। आप 20 का तकरीबन 30% लगाएं तो इस वक्त उस हिसाब से हमें आज 26 बिलियन पे होना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली जो हम ग्रोथ को कह रहे हैं कि हम डाउन साइड पे गए, तो वो 30% एक्सपेंशन के बाद गए। इसका मतलब है अनफॉर्चुनेटली वी हैव कॉन्ट्रैक्टेड बाय 40%। आइदर वे, अगर कोई नया चालू हुआ है तो पुराना बंद हो गया है। इन नट शेल जो है हमारी तकरीबन इंडस्ट्री इस वक्त 35-40% बंद है। एंड अनफॉर्चुनेटली जो मज़ीद जो बाकी है, इसमें से भी 50% जो है वो 3-4 महीने में, अगर ये टैरिफ्स और इन तमाम चीज़ों में जो तजर्बे हो रहे हैं उसमें हम मेरे ख्याल में बंद हो जाएंगे। सॉरी आसिफ इनाम साहब, किस वजह से बंद हो रही हैं और मजीद क्यों आपको खदशा है कि बंद हो जाएंगी इंडस्ट्री? जी, इसमें जी उसकी वजह है, देखिए 70% जो है ना वो तो हाथ है आपका एनर्जी टैरिफ का, फिर बाकी मार्कअप वगैरह इश्यूज भी आ जाते हैं। मार्कअप या रनिंग फाइनेंस तो जब इन्वॉल्व होती है जब आप चला रहे हो, तो इस वक्त बेसिकली जो ये किलिंग टैरिफ है 15-16 सेंट का और अब मज़ीद बढ़ने वाला है। तो इस सेंट पे मतलब इंडिया में ये टैरिफ जो है वो पहले 8 होता था, फिर 6 हुआ, वो 4 की तरफ जा रहे हैं। कुछ इलाकों में तो उन्होंने 4 सेंट का टैरिफ दे दिया है, तो हम 3 गुना ज़्यादा जो है वो नहीं चल सकते। एक इसमें इंडस्ट्री की बचत ये थी कि गैस कुछ लोगों को 4 सेंट पे मिल रही थी, वो ठीक है, सबको नहीं मिल रही थी, कुछ को मिल रही थी। तो गैस भी अब तकरीबन 11 सेंट की हो गई है और उसकी भी अब सिंध में 11 है, पंजाब में वो भी 12-13 सेंट है। तो कहीं कोई अब रिलीफ या क्वेश्चन नहीं है कि जो इंडस्ट्री को एनर्जी में जो है वो सेविंग दे सके। और रीजन में अगर 9 सेंट भी जैसे हमारा तय हुआ, हमारी SFIC में भी मीटिंग हुई, उन्होंने भी ये 9 सेंट की हमें एश्योरेंस दी और अब हम मुंतज़िर हैं कब होता है। सही आसिफ इनाम साहब, लेकिन हमने देखा था कि अभी हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र इकबाल सरवर साहब और ये टेक्सटाइल सेक्टर के एक्सपर्ट भी हैं और फैसलाबाद में होते हैं, ये भी हमें बताएंगे। लेकिन हमने तो ये भी सुना कि कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कुछ साल पहले तक डबल ट्रिपल शिफ्टों में चल रही थी, ये बात सही थी? जी बिल्कुल।
हर महीना जो है वो पहले महीने से बेहतर आता था। सही। और तकरीबन तो अभी 19.5 लेकिन तक आजकल जो है मामला खाली टेक्सटाइल में जी सही, उसकी एनर्जी सही। देखिए इस वक्त तो मामला तो बहुत बेहतर होने जफर चाहिए इकबाल, क्योंकि $34 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है। सही, बिल्कुल सही। जफर इकबाल सरवर साहब, ये सूरत हाल चेयरमैन नेप्टमा अभी बता रहे थे हमें, आसिफ इनाम साहब। अब आप मुझे ये बताएं कि कहाँ पे जो इन्होंने रीजंस बताई, ये आजकल की जो मसाइल हैं कि इनपुट कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि अब वायबल शायद नहीं रहे, या हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी यहाँ से जो है गई थी, बांग्लादेश भी चली गई थी एक टाइम पे, और फिर हमने देखा कि एक टाइम ये भी आया कि फैसलाबाद में आपको वर्कर्स भी नहीं मिल रहे थे। ये 2-3 साल पुरानी बात है। तो जफर भाई, क्या हुआ क्या है एक्चुअली टेक्सटाइल सेक्टर के साथ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ इनाम साहब ने बिल्कुल सही फरमाया है। और जो टेक्सटाइल पॉलिसी उस वक्त डिज़ाइन की थी वो मैंने ही की थी, जिसमें बिजली का रेट 7.5 सेंट था और गैस जो थी वो $6.5 थी, वो इमीडिएटली इम्प्लीमेंट हुई थी। उसकी वजह से कोरोना के पीरियड के अंदर भी पाकिस्तान ने रिकॉर्ड जो एक्सपोर्ट बनाई और बेशुमार उस वक्त जो है हाई टेक मशीनरी के लिए प्लान्स आए, लोगों ने किए, लेकिन सडनली जो है वो टैरिफ इतना बढ़ा दिया गया। जो आसिफ इनाम साहब ने कहा कि बिजली 3 गुना पहुंच चुकी है, बल्कि 3 से भी ऊपर जा रही है, और लोगों को बिल देना मुश्किल हो रहे हैं, रिफंड्स लोगों के रुके हुए हैं। सेल्स टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन कहा गया था कि 72 घंटों में आपको रिफंड मिलेंगे, वो 72 तो क्या 3-3 माह के बाद भी रिफंड नहीं मिल रहे हैं। तो इसके बाद डेफर्ड कर दिए जाते हैं। फिर पुरानी जो टेक्सटाइल पॉलिसीज़ की जितनी भी बनी हैं 2014 से लेके फिर 19 के बाद की, वो कि 15% इम्प्लीमेंट हुई, कोई 14% इम्प्लीमेंट हुई, 100% वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। उसके बाद हमारा जो DLTL ट्रफ स्कीम में मार्कअप सब्सिडी वो बिल्कुल पे नहीं हुई, यानी कि लिक्विडिटी क्रंच एक अलहदा क्रिएट हुआ है। सेकेंडली, जो लोगों ने हाई टेक मशीनरी लगाई थी और ट्राई की थी कि इंडिजिनस प्रोडक्ट को पाकिस्तान में लेके आए, क्योंकि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो अनफॉर्चुनेटली ऐसी है कि वो बेस कर रही है, उसके जितने भी इनपुट है वो इम्पोर्ट बेस्ड है, तो जिसकी वजह से उनकी इनपुट और महंगी होगी, बिजली महंगी होने से प्रोडक्शन कॉस्ट महंगी होगी। इन्होंने जो फरमाया है 60-70%, मैं बिल्कुल इनसे एग्री कर रहा हूँ। और जो 60-70% इंडस्ट्री चल रही है वो भी लूली लंगड़ी चल रही है, वो किसी भी वक्त बंद हो सकती है। और अगर इन्होंने बजट में ये रिलीफ ना दिए, बिजली को सस्ता ना किया, गैस को सस्ता ना किया, क्योंकि जब हम इस वक्त प्रोविंशियल लेवल की बात नहीं कर रहे होते, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो डॉलर तो पाकिस्तान को आ रहे होते हैं, कहीं प्रोविंस को नहीं आ रहे होते। पूरे मुल्क में एक पॉलिसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं, और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक पॉलिसी जब स्टार्ट होती है वो एक मिनिस्ट्री, दूसरी मिनिस्ट्री, तीसरी मिनिस्ट्री, जब तक वो कोई चीज़ अप्रूवल होती है उस वक्त तक गवर्नमेंट जा चुकी होती है। तो मैं समझता हूँ कि टेक्सटाइल जो है, आपने वैसे बिल्कुल कहा कि बैकबोन, अब तक मेरे हिसाब से पाकिस्तान को $50 बिलियन से ज़्यादा क्रॉस कर लेना चाहिए था। आप बांग्लादेश 1971 के बाद देखें, वो 50 बिलियन से ऊपर जा चुका हुआ है। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इम्पोर्ट बेस्ड इकॉनमी के ऊपर सर्विस सेक्टर में गया, ब्रांडिंग है, वहाँ पे हर चीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ पे हम कुछ भी डेवलप नहीं कर पाए। और ये बहुत बड़ी हमारी बैड लक है कि अगर हमने इस सेक्टर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, हम तो ऑलरेडी पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर चल रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान पे ट्रस्ट डेफिसिट पे जा रहे हैं, रेमिटेंसेस नहीं आ रही हैं, तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा करेंसी को कंट्रोल करना। और इंडस्ट्री अगर बंद होगी तो फिर मैं समझता हूँ कि अनार्की की तरफ हम चले जाएंगे। बिल्कुल जफर इकबाल भाई, लेकिन वो जो मुझे बताएं, क्योंकि आप फैसलाबाद में बैठे हुए हैं, मैंने तो नहीं देखा, नहीं था, खुद आई विटनेस नहीं हूं मैं, लेकिन लोग बताते थे कि एक टाइम ऐसा भी आया हाल ही कुछ 2-3 साल पहले कि डबल शिफ्ट्स में भी चल रही थी कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। सर डबल नहीं सर, 24 आवर्स चल रही थी और लेबर हमें शॉर्टेज थी। एक्सपोर्ट हमारी, आप ये देखें, मैंने जिक्र किया शॉर्टली कि कोरोना के अंदर हमारी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हाई हुई, बाकी रीजनल कंट्रीज एक्सपोर्ट ड्रॉप कर गए थे। बहुत जबरदस्त काम हो रहा था और सडनली सर सेटबैक हुआ है और हम ड्रॉप कर गए सर।
सही सही। आसिफ इनाम साहब, एक टाइम होता था कि हमें पता लगता था कि जी ये इतने मिलियन कॉटन बेल्स हो रही हैं तो इसका मतलब है कि ये जीडीपी का इतना परसेंटेज कंट्रीब्यूट करेगा। उसमें फिर हम काउंट करते थे कि टेक्सटाइल सेक्टर इससे कितना बेनिफिट करेगा, यार्न कितना बनेगा, फिर कपड़ा कितना बनेगा और फिर उसका वैल्यू एडिशन कितनी होगी, वो चीजें हम काउंट किया करते थे। तो अब क्या कॉटन की ग्रोथ में भी कुछ कमी वाकया हो रही है या वो अभी उसी तरह उतने ही होती है? पहले 11-12 मिलियन बेल्स पे जब आते थे तो हम मतलब बिल्कुल ढोल पीटते थे कि जनाब जबरदस्त, अब इस दफा तो बहुत बूम आएगा पाकिस्तान की जीडीपी को। जी बिल्कुल, पहले 11-12 तो कम फसल शुमार होने लगी थी, क्योंकि हम हाईएस्ट जो है वो 1,58,00,000 बेल तक गए थे, 15.8 मिलियन, और 12-13 ये नॉर्मल साइज ऑफ द क्रॉप था। अब अनफॉर्चुनेटली अब तो 1 करोड़ बेल की भी क्रॉप मेरे ख्याल में 4-5 साल में नहीं हुई है। इसे मुतफर्रिक रीज़न है, जिसमें क्रॉप पैटर्न बीच में कॉर्न का इसमें बहुत बड़ी चेंज आई, कॉर्न पे शिफ्टिंग हुई, प्लस ये कि जो टेक्सटाइल की जो कॉटन की ईल्ड है वो इतनी ख़राब है, स्पेशली इन पंजाब, कि वहाँ पे वो कॉटन वाइबल क्रॉप नहीं रही है। सिर्फ कॉटन वो उगाता है जो मजबूर है कि वो वाटर या दूसरी एलोकेशन से कोई और चीज़ नहीं लगा सकता, वो कॉटन लगाता है। तो मिनिमम एरिया पे ही आ गए हैं कॉटन पे, और ये मतलब कई साल का फिनोमेनन है। उसकी वजह कई भी हैं, मतलब शुगर की आर्टिफिशियल प्राइस अगर दुनिया से डबल रखी गई फॉर कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, तो ग्रोअर्स को इनडायरेक्ट बेनिफिट तो हुआ है उसका। तो कॉटन चूँकि आपको हर हाल में एक्सपोर्ट होती है, चाहे वो मेडअप की फॉर्म में हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे रॉ कॉटन भी हो, तो वो आपको इंटरनेशनली कॉम्पीट करना पड़ता है, तो उसकी आर्टिफिशियल प्राइस रखना बड़ा मुश्किल है। आसिफ इनाम साहब क्या फरमा रहे थे? सिंध में ईल्ड जी मैं बता रहा था कि जैसे सिंध में क्रॉप की ईल्ड अच्छी है, खासतौर पे लोअर सिंध में। तो वहाँ पिछले से पिछले साल सैलाब के अलावा अगर आप देखें तो हर साल एरिया भी बढ़ रहा है, और बावजूद लिमिटेशंस के वहाँ पे बहुत अच्छी ईल्ड्स आ रही हैं, एंड ग्रोअर्स आर हैप्पी। सेम इज़ विद बलूचिस्तान, वहाँ पे भी 50-60 मन ईल्ड आ रही है। वो भी हैं नए इलाके जितने हैं भावलपुर वगैरह साइड के, जो डेजर्ट क्लाइमेट में। एक्चुअली शुगर केन लगने से आपको माइक्रो लेवल पे क्लाइमेट भी चेंज हुआ है, जहाँ मतलब बहुत मीलों अगर शुगर लग गया तो वहाँ ह्यूमिडिटी हो गई, वो भी कॉटन के लिए नुकसानदेह होती है। सही सही, बिल्कुल सर, वो ह्यूमिड वेदर जो है वो कॉटन के लिए नुकसान होता है। आसिफ इनाम साहब, हमारा यार्न जो है या कॉटन, रॉ कॉटन, ये बांग्लादेश जाती थी और उसका फिर वहाँ से मतलब जो वैल्यू एडिशन करके वो फाइनल प्रोडक्ट दुनिया भर में गारमेंट्स जो हैं वो मेड इन बांग्लादेश चल रहे हैं। तो वो जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री गई, उसने वहाँ जाके इतना अच्छा परफॉर्म किया, और उसके बाद फिर यहीं से यार्न भी एक्सपोर्ट होता था, धागा बहुत अच्छा होता था और कपड़ा भी बहुत अच्छा होता था जो यहाँ से वहाँ जाता था। तो ये अभी भी यही ट्रेंड है जी? नहीं, अब ये नहीं है। तकरीबन आज से कोई 7-8 साल पहले जब इंडिया में, आपको पता है जो मौजूदा हुकूमत उनकी आई, उन्होंने सबसे पहले अपनी इंपोर्ट की लिस्ट देखी तो वो हैरान रह गया कि उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर पाकिस्तान था, जो उन्हें $4-5 बिलियन की टेक्सटाइल की रॉ मटेरियल, कपड़ा, डेनिम और ये सब चीज़ें देते थे। उन्होंने पहला इंसेंटिव ये दिया कि ये सारी चीज़ें हमको ख़त्म चाहिए। तो अब वो बहुत नॉमिनल हो गया। वो अब जो हमसे पहले गारमेंट के लिए डेनिम मार्क कराते थे कि जी सिलाई बांग्लादेश में होगी और कपड़ा यहाँ से जाएगा, अब उनको जब तैयार पेंटें ही वहाँ से मिल रही हैं, तो वो बहुत बड़ा एक सेगमेंट लूज़ हो गया है कपड़े वगैरह की मार्केट में। तो अब तो सिर्फ माल वही बिक रहा है जो गारमेंट की शेप में है, जिसकी वजह से इनको डिफ़िकल्टीज़ भी हैं। वो भी बहुत बड़े पैमाने पर लगा रहे हैं, बट इट विल टेक टाइम। हमारे यहाँ आप देखें कि किसी किस्म की पॉलिसीज़ की भी जो है वो सर्टेनिटी नहीं रहती, जैसे एनर्जी में आपने देख लिया, हर चीज़ में देख लिया। तो अब आईपीपी एक इतना बड़ा मसला है जिसको नेशनल लेवल पे हम डिस्कस भी नहीं करना चाहते कि जी इसकी तो बात ही नहीं करें। अब 65,000 मेगावाट 25,000 के सिस्टम पे लग गया है, जिसमें से 45,000 लाइव है, 15,000 अभी नाजिल होने वाला है। और अगर आप अभी नेपरा की साइड खोलेंगे, शायद 2-4 और टेंडर कर रहे हो कि और ख़रीद लेते हैं हम। तो हमने तो सुना है कि मुफ्त में तो जहर भी नहीं लेना चाहिए, तो हम पता नहीं क्या रोज़ खाते रहते हैं। सही। वैसे आसिफ इनाम साहब, यकीनन बहुत अब तकलीफदेह बात है, आपने भी डेनिम का जिक्र किया, बहुत बड़े डेनिम के ब्रांड्स, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लाहौर के इर्द गिर्द करीब उनकी वो बाकायदा फिनिश प्रोडक्ट जा रही हैं, डेनिम जीन्स, बड़े ब्रांड्स हैं। तो वो उनकी इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं या गवर्नमेंट भी उनको फैसिलिटेट करती है?
उनके पास तो बहुत एक्सपोर्ट ऑर्डर है। जी बेशतर जो है जी बहुत है। तकरीबन इस वक्त देखें कि जो डेनम है और जो निटिंग है और जो ये वोवन गारमेंट्स हैं, इनके पास तकरीबन ऑर्डर ठीक हैं इस वक्त। मगर अगेन वो ऑर्डर ठीक इस वजह से कि इनकी कैपेसिटीज डेनम की तो खैर भरपूर है हमारे पास और निटेड की, मगर गारमेंट्स की कम है, तो उसमें बहुत पोटेंशियल है और वो बहुत ऑर्डर आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वैल्यू एडेड के पास ऑर्डर हैं। मगर अब पोजीशन ये है कि जब फरवरी का आप डाटा देखें तो 6,500 टन कॉटन आई इस मुल्क पाकिस्तान में सिर्फ, और 7,500 टन यान आया। उसकी वजह यही है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से जो है वो यान ही मुल्क में बनाना अनवाइबल हो गया है, एक्सपोर्ट करना क्या दूर की बात है। और ये चीज़ बढ़ती जाएगी, ये पहले भी हुआ है। आप देखें कि ये इट्स नॉट फर्स्ट टाइम। 13 से 18 हमारा एनर्जी का टैरिफ ये 13-14 सेंट हो गया था, 15 सेंट। तो उस दौर में भी यही था कि 12-14 अरब की एक्सपोर्ट रह गई थी गिर के, और 3 या 4 अरब की तो ये इम्पोर्ट होनी शुरू हो गई थी, धागा, कपड़ा और फिनिश प्रोडक्ट। अब हर शख्स जो इम्पोर्ट करता है अपने से एक स्टेप पहले उसका कारोबार ठीक हो जाता है। जो मुल्क की चीज़ इस्तेमाल करता है वो नुकसान में हो जाता है। सही, बिल्कुल, ड्यू टू दिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन सही, सेक्टरों में जाएगा ये, सिर्फ खाली टेक्सटाइल में नहीं। आसिफ साहब मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा। सही, बिल्कुल, नो डाउट ये बाकी सेक्टर्स में भी है। अभी एक छोटी सी एक ब्रेक लेंगे। अभी एक छोटी सी जफर इकबाल सरवर साहब आपकी तरफ भी आता हूं, एक छोटी सी क्विक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मजीद भी इस पर बात करेंगे कि क्या अब टेक्सटाइल जो सेक्टर है वो गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, सिर्फ क्या टैरिफ्स में कमी या उसके अलावा कोई टैक्स इंसेंटिव्स भी इनको चाहिए होंगे। इस पर बात करेंगे नाज़रीन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बजट 24-25 की इस खसूसी ट्रांसमिशन में आप लोगों को दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ इनाम साहब, चेयरमैन एप्टिमा ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, और मेरे साथ मौजूद हैं जफर इकबाल सरवर साहब, ये टेक्सटाइल शोबे के एक्सपर्ट हैं। बहुत दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जफर इकबाल सरवर साहब, एक तो जो अभी बात हो रही थी कि एप्रल्स यानी कि कपड़े, गारमेंट्स जो है ये इसमें बहुत पोटेंशियल है, तो मैंने अभी पूछा था आसिफ इनाम साहब से भी कि क्या ये इसमें कोई गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया है या फिर ये इंडिविजुअल्स की ही अपनी एफर्ट्स है कि ऑर्डर्स मिल रहे हैं और वो अपनी टैक्स ये मिलें चला रहे हैं? सर एक तो ये जो आपने अपैरल का सेक्टर की जिक्र किया ये बड़ा लिमिटेड है और ये अपनी एफर्ट्स पे ही यूनिट चला रहे हैं और वो बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं, ऑर्डर्स इनके पास हैं। और सेकेंडली आसिफ इनाम साहब ने फरमाया कि यान भी इंपोर्ट हुआ है, कॉटन भी इंपोर्ट हुई है। उसके साथ साथ आप जो देखें तो पाकिस्तान से यान भी और कॉटन भी ह्यूज एक्सपोर्ट हुई है, जिसने एक और जो है शॉर्टफॉल क्रिएट किया हुआ है। तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो टेक्सटाइल बेहतर कैसी हो सकती है वो ये है कि सबसे पहले तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है टेक्सटाइल के लिए उनको ग्रीन इकोनॉमी के ऊपर लेके आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 रीजनल कंपेटिटिव एनर्जी। नंबर 3 जो है, क्योंकि हम कहते हैं कि जीरो रेटिंग करें, जीरो रेटिंग के अंदर से बहुत सारे जो फ्लाइंग इनवाइसेस वाले काम है वो खत्म हो जाएंगे और गवर्नमेंट को एक अच्छा टैक्स रेवेन्यू वहाँ पे इकट्ठा होगा और लोकल मार्केट जो इस वक्त रजिस्टर्ड नहीं है, प्रॉपर तरीके के साथ डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वो भी इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ जाएगी। एक गवर्नमेंट ने स्कीम दी है EFS एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम, उसके अंदर जो लोकल बंदे भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं होना चाहते क्योंकि उसके अंदर पेपर वर्क इतना ज़्यादा है कि उसको शॉर्टनिंग करने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है, वो उनको सेल टैक्स से भी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो उसके लिए बेस्ट वे ये है कि एटलीस्ट हमारे जो बिजली के जो बिल्स हैं उसमें जो सेल्स टैक्स लगता है उसको तो कम से कम EFS में लाके जीरो रेट कर दिया जाए, क्योंकि उसमें कितनी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व नहीं है। तीसरे नंबर के ऊपर हमारा जो मार्कअप है उसको सिंगल डिजिट पे लेके आए। आप एक्सपोर्ट को हमेशा हर मुल्क सपोर्ट करता है, अब 18% से 26% तक का मार्कअप पे करके उसको आप कैसे वायबल हो सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग स्कीम,
सही। एग्जैक्टली। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग स्कीम जो है खास तौर पे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, जो कि वैल्यू एडिशन का एक पार्ट होती है, मिसाल के तौर पे बेडशीट बनती है या फॉर एग्जांपल पेंट बनती है या कोई भी गारमेंट बनता है, उसमें जिप, बटन, लेबल, पॉली बैग, अपना स्टिफनर, ये जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं ये बड़ा इसमें रोल प्ले करती हैं प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन के लिए, उसका पार्ट होती हैं। उनको कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, तो उनको बड़े सिंगल डिजिट के ऊपर जो है वो मार्कअप के ऊपर उनको लोन मिलने चाहिए। उसके बाद एक EFS के अंदर डिस्काउंटिंग होती है 3% मार्कअप के ऊपर, जबकि जो डॉलर में डिस्काउंटिंग करते हैं वो होती है 6-7% के ऊपर, बल्कि बाद बैंक 10% तक भी ले जाते हैं। तो EFS के अंदर बैंक्स जो है वो फैसिलिटीज को बड़ा लिमिटाइज रखते हैं, तो उसको अनलिमिटेड कर देना चाहिए ताकि कम से कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहां से भी आ जाए। उसके बाद गवर्नमेंट ने करंट गवर्नमेंट ने आके ये लिमिटाइज कर दिया था कि 120 दिन के बाद जिनकी पेमेंट रियलाइज होगी उनको पेनलाइज किया जाएगा 3% से लेकर 9% तक डिपेंडिंग अपॉन द डेज। तो वो खत्म कर देना चाहिए, 180 डेज तक उनको किसी भी किस्म की कोई भी पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। तो एनर्जी मिक्स जिसके ऊपर बहुत ज्यादा जरूरत है उसको 0% मार्कअप के ऊपर लेके आना चाहिए, ताकि और उस पर कोई कोलैटरल नहीं होना चाहिए। वो ऐसी चीजें हैं जो आपकी कॉस्ट को नीचे लाएंगी। और हम ये समझते हैं कि शायद रोटी को सस्ता कर देना या इन चीजों को सस्ता कर देना ही हमारी इकोनॉमी की बेहतरी है। मैं समझता हूँ कि महंगी रोटी खरीद लेना मच बेटर है, उस बंदे को इस काबिल बनाएं कि वो महंगी रोटी खरीद सके। हमें इस वक्त जो है फर्दर जो है टैक्स को बहुत रिड्यूस करना है, एक्सपोर्टर्स को खास तौर पे तमाम टैक्स से वेव करके जस्ट 1% एक फिक्स टैक्स लगा के उनकी सेल्स के ऊपर वहां पे उनको खत्म कर देना चाहिए, ऑल काइंड ऑफ सेक्टर्स जो एक्सपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो ये वो चीजें हैं, छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो एक्सपोर्ट को रीबूट कर सकते हैं। आपको ये समझना चाहिए क्योंकि जो बजट है बेसिकली ये इनकम और एक्सपेंसेस की स्पेंडिंग होती है। जब आपके पास इनकम नहीं होगी तो स्पेंडिंग आप बढ़ाते जाएंगे तो फिर आपके डेट्स और बढ़ते जाएंगे। तो इन चीजों को करने के लिए आपके पास दो ही मेन सोर्स हैं, एक है एक्सपोर्ट, एक है रेमिटेंस, जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करती है। और सेकेंडली आपने ब्रॉडन जो टैक्स नेट करना होता है उसको यूज करना है आपने। तो इस तरह मुश्किल बनाते जाएंगे तो बहुत मुश्किल है कि आप इकोनॉमी को संभाल सकेंगे। बिल्कुल सही। आसिफ इनाम साहब, एप्टिमा बतौर एक ऑर्गेनाइजेशन है और गवर्निंग बॉडी है, पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। अभी बजट प्रिपरेशन में कोई आप लोगों के साथ कोई मीटिंग्स हुई हैं बजट प्रिपरेशन के हवाले से कि आप लोग क्या चाहते हैं और आपको क्या लगता है कि जो आप अगर डिमांड्स अगर जो रखी हैं वो भी जरा बता दें, और आपको क्या लगता है कितनी मानी जाएंगी और कितनी नहीं मानी जाएंगी? देखिए, माने या ना मानने का तो बजट में ही पता चलेगा। जो हमने मोटी मोटी डिमांड दी हैं वो ये दी हैं कि चूंकि इंडस्ट्री 2 साल से लॉस में, लिहाजा टर्नओवर टैक्स जो है या तो ख़त्म किया जाए फॉर लास्ट 2 ईयर्स, या उसको बिल्कुल नॉमिनल 8 आने या 4 आने जो ये शुरू में आया था 25-30 साल पहले, उस पर वापस ले आएँ। दूसरी, इसकी एडजस्टेबिलिटी पहले 5 साल थी, जिसको मौजूदा गवर्नमेंट यानी जो गवर्नमेंट आई थी बाद में उसने 3 साल कर दिया था। इसको 5 साल वापस करें ताकि लोगों को उसको एड बैक नहीं करना पड़े। अभी तो वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में ले जाते हैं, वो 3 साल हो जाएंगे तो उन्हें वापस करना पड़ेगा, 5 साल होंगे तो उनको चांस मिल जाएगा कि वो डेफर्ड में ना ले जाएं, बैलेंस शीट को ठीक रहे। तीसरा, हमने ये कहा कि रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड के रेट का फ़र्क सबसे पहले तो ज़ीरो रेट करें। अगर गॉड फॉरवर्ड किसी तरह ज़ीरो रेट नहीं हो सकता तो कम से कम रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का जो है वो फ़र्क ख़त्म करें, ताकि गवर्नमेंट को जो है वो अनरजिस्टर्ड की जो टोटल इनकम है वो आनी शुरू हो, बजाय इसके कि वो इधर उधर हो। तो मैंने रेशो से भी उन्हें बताया कि अगर 6 में से 1 भी इधर उधर हो जाती है तो गवर्नमेंट का पूरा रेवेन्यू मारा जाता है, जो वो अज्यूम करते हैं कि हमें 4% से मिला है। और ये मेरे ख्याल में ख़त्म करेंगे ये 4% वाला एडिशनल टैक्स वाला, तो आप देखेंगे कि रेवेन्यू तकरीबन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा इनका। तो लेट्स होप कि मुझे उस पर कुछ फेवरेबल नज़र आ रहा था, इन दी एंड अब क्या होता है। मगर अगेन घूम फिर के सारा टैक्स और ये सब मसला तो जब आता है जब आप चल रहे हो, चलने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो अगेन एनर्जी है, एनर्जी अवेलेबिलिटी एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। अब इसमें एक चीज़ है कि जब हम IPP की बात करते हैं तो सबसे बड़ा IPP तो खुद पंजाब गवर्नमेंट है, जिससे तकरीबन 7,000 मेगावाट तो पंजाब गवर्नमेंट ने लगाया। कम अज़ कम उसका टेक और पे तो छोड़ें।
वो तो एक है 2-2.5 बिलियन का नेशनल लॉस है, ले लें, ख़त्म करें उनको, सब स्टैंड बाई मोड पे ले आएँ, तो उनका तो फिक्स टैक्स ख़त्म करें। मेरे ख्याल में ये 2 साल पहले ऐड हुआ था, उसके बाद ही ये फिक्स चार्जेस इतने बढ़े। तो अब इतनी सरप्लस कैपेसिटी है हमारे पास, तकरीबन डबल जनरेशन है। अब ये $400-500 पर किलोवाट के प्लांट है, और अगर एक आदमी 365 डेज 24 आवर बिजली ले तो उसको $700 तो सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट करनी होगी अगले साल। तो जब प्लांट ही $500 का है, उसकी $700 कैपेसिटी पेमेंट बन जाएगी, तो ये मुल्क में इंडस्ट्री कैसे चलेगी? तो कम से कम ये 6-7 हज़ार मेगावाट तो उतारे ना पुल। अच्छा आसिफ, सही, आसिफ इनाम साहब, आप एप्टिमा ने कोई 17 अप्रैल को हुकूमत को खत भी लिखा था रिगार्डिंग IMF प्रोग्राम के जी, तो वो उस पर जरा कुछ बताएंगे कि क्या थी बेसिक, उसकी हाइलाइट्स क्या थी? जी, उसमें बेसिक हाईलाइट ये थी कि जैसे हमने देखा कि पिछला IMF प्रोग्राम आया और उसके अंदर जो है वो उन्होंने ये बिजली और तमाम चीज़ें जो चेंज कराई, उससे पाकिस्तान को तकरीबन $12 बिलियन का एक्सपोर्ट का नुकसान हुआ है। यानी हमारी जो एक्सपोर्ट थी ये 3 बिलियन टेक्सटाइल और ये सब मिला के 3 बिलियन क्रॉस कर चुकी थी मार्च में, मेरे ख्याल 3.2 या कितनी थी। और आप उसको इस मार्च से कंपेयर करें जो बढ़ के हुई है, उसमें भी $500 मिलियन का फ़र्क है। तो $500 मिलियन इंटू 24 महीने, तो इट मीन्स वी लॉस्ट अबाउट $12 बिलियन। सेम इज विद द रेमिटेंस, तो $24 बिलियन। फिर रशिया से आप देखें कि इंडिया और बांग्लादेश सब ने ट्रेड किया, $4-5-6 बिलियन वो बच गया। तो हमें तकरीबन $30 बिलियन का नुकसान हुआ है बाय टेकिंग अ लोन ऑफ $3 बिलियन। तो ये इसलिए हम चाहते थे कि हम इस एंगल से कवर रखें कि हमारे मुल्क की ग्रोथ और वो सब चीज़ें ख़राब ना हो, क्योंकि जो बाबू का फंक्शंस और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी एटीट्यूड और उनकी आउटलुक डिफरेंट होती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर से हमारी आउटलुक बिल्कुल डिफरेंट होती है कि ग्रोथ क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो ग्रोथ रोक देंगे। मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट को भी अंदाज़ा होता कि ये सब होगा तो शायद वो भी वो टर्म्स ना मानते। ये तो सॉलिड नुकसान है ना, ये तो गिनती पे आप डाटा कंपेयर कर रहे हैं। मार्च 21 बिल्कुल सही, सही। आसिफ इनाम साहब, अब भी मतलब अगर सिर्फ देख लें कि 23-24 फिस्कल ईयर बजट में इस जो अभी क्लोज होने जाएगा 30 जून को, उसमें आपको कुछ आइडिया है कि कितनी इन्वेस्टमेंट आई है टेक्सटाइल सेक्टर में, BMR में कितनी आई है, कुछ आइडिया है? जी बिल्कुल, इसमें सिर्फ वो आई है कि जो एलसियाँ खुली हुई रह गई थी, क्योंकि शिपमेंट के टाइम बहुत थे। तो किसी जैसे, और आपको पता है कि यूरोप में भी गैस क्राइसिस वगैरह आया था, तो किसी की 2 साल डिलीवरी थी तो सप्लायर ने उसको 3 साल में दे दिया। चूँकि लोगों के आधी चीज़ आई हुई थी तो उन्होंने भी उसको निभाया। अगर आप देखें तो GDP टू इन्वेस्टमेंट जो रेशो है 1973 के बाद हमारी सबसे कम है, मतलब इन रिकॉर्ड जो है वो कभी इतनी कम इन्वेस्टमेंट टू GDP नहीं रही। तो आप उससे वाज़ेह है कि हमारे मुल्क में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लोएस्ट है, मेरे ख्याल कल परसों ही आया था 1973 के बाद सब लोएस्ट इन्वेस्टमेंट हुई है 1973 के बाद, ये इस साल लोएस्ट GDP के पोर्शन से। ऑब्वियसली GDP की रेशो जो है वो लोएस्ट है इन्वेस्टमेंट की, जिसको कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार ही नहीं है। और जफर एक बात, आपकी 70% आप जिससे बात करें वो बेचारा नुकसान में नहीं, वो तो बिल्कुल आई अंडरस्टैंड। बिल्कुल जफर इकबाल सरवर साहब, फैसलाबाद में एक ज़माना था कि मतलब ये बेड लिनन जो है वो बड़ा, और उसमें ट्रॉफीज़ भी उठाया करती थी बहुत सारी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, और अब फोकस चेंज हो गया हुआ है। अब सिर्फ कपड़ा बना के बेच रहे हैं या कोई बाकायदा उसको फिनिश गुड भी, वैल्यू एडिशन भी हो रही है। अब जिस तरह आपने जिक्र किया कि बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्री जिसको स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कहते हैं, उनकी लगाने की ज़रूरत है, जिसमें लेबल बना हुआ अच्छा जो कि उसके ऊपर लगे प्रेजेंटेशन के लिए, बटन, जिप, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे तो किसी ने बताया था कि ये कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी कि वो ये लेबल अपने बाहर से बनवाते थे, लार्जली फ्रॉम चाइना, के जी लेबल्स वहां से बन के आते थे और यहाँ स्टिच होते थे उसके ऊपर। जी जमीर साहब, अब भी कुछ आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अब इसकी इन छोटी छोटी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई हुई है। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब 18 से 26% के ऊपर वो इंडस्ट्री लोन उठा के स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज वो काम करेगी, वो वाइबल नहीं रहेंगे। तो वो छोटे छोटे लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं।
ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो फैसलाबाद का एक नाम था, है और रहेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ये देखें ना, जब आपकी मशीनें स्क्रैप बनना शुरू हो जाएं और लोग जो है काम ना कर पाएं, उसकी रीज़न ये है कि देखें, हमेशा पॉलिटिकल पॉलिसीज़ को और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए, सेपरेट रखना चाहिए, तो आपकी ग्रोथ होती है। हमारे यहाँ पे हर 2 साल या सुबह उठेंगे एक नई पॉलिसी आ जाएगी, तो वो जो नई पॉलिसी आती है किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं पता। आसिफ इनाम साहब इसको मुझे एग्री करेंगे, अब इनको नहीं मालूम कि कल क्या पॉलिसी आ जाएगी और कल ये अपनी इंडस्ट्री को किस तरह कर पाएंगे। और एक एप्टमा नो डाउट एक अच्छा रोल प्ले करती है, और मैं पिछले 10 साल की इनकी प्रेजेंटेशंस भी देखता रहता हूँ, और 10,000 15,000 गारमेंट यूनिट भी इन्होंने मतलब प्रपोज किए हुए थे। अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसीज़ में जो एक आप समझ लें कि जो चेंजेस आती रहती हैं, कोई आदमी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। आप ये देख लीजिए कि 11 अरब डॉलर अगर दुबई में पड़ा हुआ है पाकिस्तानी इसका, वो पाकिस्तान में आए तो कितना ह्यूज डिफरेंस आ सकता है। तो बात वही है कि अगर एक पॉलिसी सर्टन हो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर हो, तो यही जो स्क्रैप वाली मशीनें हैं यही हाई टेक हो के दोबारा पाकिस्तान को $50 बिलियन से ऊपर ले जा सकती हैं। लेकिन बात वही है कि नीयत का ठीक होना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। बिल्कुल सही जफर इकबाल सरवर साहब, आपने सही फरमाया कि अगर विल हो और नीयत साफ हो तो बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। इस पर मजीद भी बात करेंगे, एक छोटी सी क्विक ब्रेक लेंगे और उसके बाद आसिफ इनाम साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि हर साल एप्टमा के ऊपर एक तनकीद लाजमी होती है, और वो ये है कि जी ये हमेशा हर साल सब्सिडीज़ मांगने आ जाते हैं, टारगेट्स बताते हैं कि हम एक्सपोर्ट्स टारगेट्स यहाँ पे लेके जाएंगे, आप हमें टैक्स हॉलीडेज़ दें, लेकिन इसके बाद फिर रिजल्ट शायद वो नहीं मिलता, या उनको वो जो मांगते हैं वो नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो शायद वो रिजल्ट वो सामने नहीं आता कि जी ये टारगेट था टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट का, ये हमने अचीव किया। पहले हम सुनते थे कि ट्रॉफीज़ भी होती थी और बाकायदा टारगेट्स भी अचीव किए जाते थे। इस पर बात करेंगे नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बजट ट्रांसमिशन का खुसूसी प्रोग्राम बजट के हवाले से हम आपके लिए लेके आए हैं। आज टेक्सटाइल सेक्टर पर बात कर रहे हैं कि बजट 24-25 में क्या तवक्कुआत हो सकती हैं टेक्सटाइल सेक्टर की। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ इनाम साहब, चेयरमैन एप्टमा, और हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र इकबाल सरवर साहब जो कि टेक्सटाइल सेक्टर के एक्सपर्ट हैं। आसिफ इनाम साहब, जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा कि हर साल एक चीज़, बड़े बड़े इश्तिहार छपते थे कि हुकूमत ये कर दे तो हम इतनी एक्सपोर्ट कर देंगे, सब्सिडीज़ दे दें, टैक्स हॉलीडेज़ दे दें, सेल्स टैक्स का रिफ़ंड जो है वो इतने घंटों में मिल जाना चाहिए, और ये मतलब व्हाट नॉट। लेकिन फिर बहुत दफ़ा आपने देखा कि वो जो टारगेट्स आप सेट करते थे वो अचीव नहीं होते थे। तो अभी क्या, या वो उस वक्त क्या एम्बिशियस टारगेट होते थे, या आप लोग रियलाइज़ कर सकते थे लेकिन गवर्नमेंट उस तरह आपको फैसिलिटेट नहीं करती थी, जो आप मांगते थे वो नहीं मिलता था? देखिए बिस्मिल्लाह, ये मैं आपने बड़ा अच्छा सवाल ये छेड़ा है। इस वक्त ये पोजीशन है कि बिजली के अंदर जो है वो इंडस्ट्री जो है वो 240 अरब सब्सिडी दे रही है, ले नहीं रही। दूसरी बात यह है कि अगर दुनिया से महंगे प्लांट लग जाए तो उसमें हमारी इंडस्ट्री का कोई कसूर नहीं है, जिसको इंटरनेशनली कंपेटिटिव रहना है। तीसरी जो सबसे अजीब व गरीब बात है वो ये कि हमारा सिस्टम ही 25,000 का है, एंड अब पता चलता है कि जी हमें 50,000 का फिक्स चार्ज देना है, क्योंकि 50,000 लग गए और ट्रांसमिशन लाइन है भी नहीं, देयर इज़ नो ट्रांसमिशन सिस्टम अवेलेबल, और कोई तकरीबन 15-18 हज़ार मजीद हैं जिसके कॉन्ट्रैक्ट और सॉल्वेंट गारंटीज दी हुई हैं जो अब आएंगे। तो इस सूरत के अंदर हमने सब्सिडी लेनी क्या, अभी तो ज़ाहिरी बात है कि हम लोग रिवर्स सब्सिडी दे रहे हैं, और हमने यही रिक्वेस्ट की है कि 9 सेंट के अंदर जो है वो तकरीबन अबाउट 20% या 25% तो क्रॉस सब्सिडी है कि भाई हमसे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से सब्सिडी नहीं ले, क्योंकि अब इतना एनर्जी का टैरिफ बढ़ गया है कि आपकी इंपोर्ट सब्सिट्यूशन इंडस्ट्री भी उड़ जाएगी।
दूसरे जहाँ तक भाई ने लेबल्स वगैरह का कहा, ये 80s वगैरह में सब काम होता था, लेबल भी बनते थे, जिप की फैक्ट्री भी थी, सब कुछ थी। ये जैसे जैसे IPP और एनर्जी आती गई, ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म होती गई। तीसरी एक चीज़ इसके अंदर और है कि जैसे आपने देखा कि एक ज़माने में गैस मिली, चाहे सिंध हो चाहे पंजाब हो, आप देखें कि ग्रोथ रेट इंडस्ट्री का 8% से ऊपर चला जाता था। तीसरा ये कि हमारे पास एक पहले होता था कोटा सिस्टम जो 2005 तक रहा, उसके अंदर हमें 10% ग्रोथ मिलती थी, वो तो हमें हर साल मिल ही जाती थी कि 100 का कोटा है, अगले साल 110 मिलेगा। फिर कुछ हम रिक्वेस्ट करके कुछ और कभी कोई जो फेवर्स देते थे तो 2-4-5% एक्स्ट्रा मिल जाता था, तो वो ग्रोथ तो गारंटीड होती थी, चाहे मुल्क में हंगामे हो रहे हों चाहे मुल्क में कुछ और हो। 2005 के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान ने वो रियलिटी फेस की इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस में। तो वहाँ से आप देखें कि जी जो जैसे ही हम इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव हो के जहाँ हमें वॉल्यूम और हर चीज़ में परफेक्ट होना था, वहाँ हम पिटते चले गए, क्योंकि हम हर चीज़ में ही हमारा निज़ाम वो है वो गलत है। दूसरे जहाँ तक भाई ने एनर्जी ग्रीन एनर्जी की बात की, तो ऑलरेडी EU की जो हमारे पास कंसेशंस हैं उसमें हमारे पास ऑलरेडी टारगेट्स हैं कि हमने क्या क्या कब तक अचीव करना है, वरना वो अदरवाइज़ उन्होंने कहा कि माल ही नहीं लेंगे वो, जो हम कोयला जलाते रहें और ग्रीन एनर्जी ना लगाएं तो वो ऑब्वियसली दे विल हैव अ सर्वे एंड दे विल से कि जी दीज आर नॉट एप्लीकेबल, इन बायर से हम माल नहीं खरीदेंगे। और अभी सिर्फ आपको गैस का बता दूं कि SAGC से का जो इस वक्त डाटा है कि जो कैप्टिव पावर चला रहा है वो 65 बिलियन इस वक्त क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे हैं बिटवीन डोमेस्टिक एंड अदर्स। तो अगर आज आप कैप्टिव को गैस नहीं देते तो 65 अरब सुबह कहीं और से लाके देने, तो ये मिथ है, मतलब 500-700 अरब, बल्कि इस क्रॉस सब्सिडी का बोझ इतना हो गया है। और अब इसको तो देखिए बात तो ये जड़ से ही ठीक करना होगा, ये तो IPP से उनसे प्राइवेट से नहीं नेगोशिएट करते तो गवर्नमेंट के IPPs के फिक्स टेक और पे ख़त्म करें, उसकी तो मालिक हुकूमत ही है ना। 6-7 हज़ार मेगावाट तो आराम से सिस्टम से उतर जाए। सही जी, उसको टैक्सी मॉडल पे कर दें, सही पे एज यू गो पे कर दें। सही, बिल्कुल। ये एक चीज मुझे ये बताएं कि एक जमाने में हम सुनते थे कि जी यूरोपियन यूनियन ने या पता नहीं उस मुल्क ने वो जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा देते थे और वो बड़ा एक नुकसान होता था। खासतौर पे एक दफ़ा टॉवल पे लगी थी, पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक्सपोर्ट होती थी, फिर और भी दीगर चीज़ें। अब यूरोपियन यूनियन और अमेरिका हमारा बिगेस्ट बेसिकली मुझे जो मालूम है कि वो बायर है टेक्सटाइल सेक्टर में, लेकिन हमारा यार्न और कॉटन शायद बहुत ज़्यादा चाइना भी जा रहा है। तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक तो इस बात पे, और दूसरा कि ये जो इंपोर्ट करके यार्न और कॉटन इंपोर्ट भी कर रहे हैं, जिसने आपने कहा कि अब बड़ी एक रिवर्स ट्रेंड हुआ है जिसकी वजह से फिर कॉस्ट और भी बढ़ गई है, तो वो और उसका कंपैरिजन कितना है कि कितनी बाहर कॉटन और यार्न जाता है और कितना हम इंपोर्ट करते हैं? जी देखिए, जी हमारा तकरीबन जो 2021 में प्रोजेक्शन थी कॉटन कंजम्पशन की वो 180-190 थी लोकल साइज बेल, और हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ये 22-23 तक ये 2 करोड़ 20, 2 करोड़ 30 लाख हो जाएगी। तो अब जो मेरे ख्याल में घट के रह जाएगी 1-30, 1-20, 1-40, गॉड नोस क्या एंड होता है। तो अब हमारे मुल्क की फसल ही 80 लाख बेल हुई है, तो 80 लाख के सामने जब आपकी 1-20 की कंजम्पशन होगी तो कॉटन तो आएगी। इसी तरीके से यान के अंदर भी यही हुआ है कि यान कुछ जाता है कुछ आता है, मगर जब आपकी इंडस्ट्री अनफेवरेबल हो जाती है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, तो यान भी आएगा, फैब्रिक भी आएगा, ये भी आएगा, और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हम चाहते नहीं हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पे थ्राइव करे। तो बेस्ट इज के जो पॉलिसीज चल रही हैं वो ठीक है, इस लिहाज से जो चीज़ एड्रेस करनी है वो हमारे लिए भी है, वो उनके लिए भी है, वो सबके लिए वो एड्रेस करें। सही, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इनाम साहब और जफर इकबाल सरवर साहब, आप दोनों ने टेक्सटाइल सेक्टर पे काफ़ी हमें एनलाइटन भी किया और क्या होने वाला है उसके मुतालिक भी बताया। और नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।